अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फर्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों लाहौर के इलाका गुलशन रावी में एक टैक्सी ड्राइवर के कत्ल का अंदोनाक वाक़या पेश आया। कत्ल की इस वारदात के पीछे मुहर्रकात क्या थे? कातिलों ने क्यों इस टैक्सी ड्राइवर को कत्ल किया? पुलिस ने किन पहलुओं पर तफ्तीश की और इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया? दौरान तफ्तीश इन मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफात किए? ये सब कुछ जानने के लिए हम रुख करते हैं थाना गुलशन रावी का। आइए हमारे साथ। मैं इस वक्त आ गया हूं थाना गुलशन रावी में, जहां हम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुलशन रावी से पूछेंगे मुदस्सर कत्ल केस की तफ्तीश के बारे में। हम उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह उन्होंने ये ब्लाइंड मर्डर ट्रेस किया, कैसे इस वारदात में मुलविस मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया और दौरान तफ्तीश इन मुल्ज़मान ने क्या क्या इंकशाफात किए हैं। गुलशन रावी के इलाके में 32 साला टैक्सी ड्राइवर का कत्ल की ये वारदात टोटल ब्लाइंड। कातिल कौन नहीं मालूम, कत्ल के पीछे मुहर्रकात क्या नहीं मालूम। मुल्ज़मान ने जो गाड़ी छीनी उसके 4 टायर गायब, क्यों? किस तरह पुलिस ने तफ्तीश के अमल को मुकम्मल किया? कौन सा ऐसा निशान था जिस पे चल के पुलिस कातिलों तक पहुंची? दौरान तफ्तीश गिरफ़्तार मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफ किया? ये सब जानेंगे हम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुलशन रावी मोहम्मद आतिफ़ से। आतिफ़, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। अंत कत्ल की एक वारदात, जी। मुकदमा दर्ज होता है 365 अगवा की दफ़ात के तहत, बाद में उसमें 302 भी आज़ाद हो जाती है। और कौन से ऐसे निशान थे जिन पे चलकर आप इस वारदात में मुलविस मुल्ज़मान तक पहुँचे? ये होता बेसिकली ऐसी है कि 9 फरवरी की रात को हमारी थाने में एक FIR होती है, जिसका इंसिडेंट कुछ यूँ होता है कि एक फैमिली आती है मून मार्केट टैक्सी स्टैंड पे रात 8:15 बजे के करीब। उनमें एक हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं बज़ाहिर, और साथ उनकी एक छोटी सी बेटी होती है। वो कहते हैं जी हमने किसी काम के कंसर्न से हमने कसूर जाना है, तो वहाँ पर एक टैक्सी को पसंद करते हैं। टैक्सी पसंद करने के बाद उनके साथ कोई रेट शेट वगैरह डिसाइड करते हैं, उसको वो कसूर में ले जाते हैं। उसके बाद होता क्या है कि जो टैक्सी ड्राइवर होता है उसका जो नंबर है वो बंद हो जाता है, घर वालों के साथ उसका राब्ता नहीं हो पाता। घर वाले परेशानी के आलम में अगवा की हद तक क्या एक जो पर्चा है वो थाना गुलशन रावी में दर्ज करवा देते हैं। हमारे पास जब मामला आता है तो मामले को लुक आफ्टर करते हैं। तो होता क्या है कि जो वो कार के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो टाउनशिप नर्सरी स्टाफ के पास वो कार खड़ी हुई है, उसके टायर वगैरह खुले हुए हैं। वो जब कार को जाके चेक करते हैं तो उसमें ब्लड के निशानात वगैरह होते हैं। हमें लगता है कि इसमें कोई कारनामा किया गया, कोई ना कोई मामला किया गया है। उसके बाद वो जो टैक्सी ड्राइवर है या जो टैक्सी के मूवमेंट को कंफर्म करने के लिए हमारे पास जो जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी मदद हम ले रहे होते हैं रेगुलर रूटीन की बेस पे। जब सेफ सिटी वगैरह लोकल कैमरास को चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये कार कसूर में जाती है, और रात तकरीबन 11:15 बजे के करीब ये कार कसूर से वापस भी आती है। तो जब कार वापस आती है, वापस आने के बाद 10:55 पे वापस आती है और 11:15 पे ये पहुंच जाती है टाउनशिप में। उससे बज़ाहिर 40 मिनट का डिस्टेंस इसमें ज़ाहिर होता है। इतना डिस्टेंस ही होता है कसूर से टाउनशिप आने में। हमें क्लियर हो जाता है कि जो ड्राइवर के साथ इन्होंने वारदात की है वो कसूर में की है, चूँकि रास्ते में इन्होंने इस तरह का मामला को नहीं किया। हम अपनी कुछ टीम्स को कसूर में भेज देते हैं कार की मूवमेंट को कंफर्म करने के लिए, और कुछ जो टीम्स हैं वो वहाँ पे वर्क करना शुरू कर देती हैं। तो आगे जाके क्या इल्म मिलता है कि जो वो टैक्सी ड्राइवर है उसकी जो डेड बॉडी है वो मिलती है कसूर सदर थाने के एरिया से। अच्छा, जो टैक्सी ड्राइवर है मुदस्सर, उसकी आपको लाश मिल जाती है थाना सदर कसूर के इलाके में जी। तो फिर उसके बाद आप तफ्तीश को किस पहलू से देखते हैं? उसका जी जब उसकी लाश मिलती है तो पहले तो हमें लगता है कि वो प्रोफेशनल तरीके से कत्ल किया गया है, लेकिन यहाँ पे दुश्मनी वगैरह उसकी कोई नहीं होती, उसकी दावत किसी के साथ नहीं होती। जो कार के साथ कारनामा किया गया होता है कि कार के जो टायर हैं वो बेसिकली खुले होते हैं टाउनशिप में। उससे हमें एक तो शक जाता है कि इन्होंने पुलिस को ट्रैप करने के लिए इन्होंने टायर को चोरी करके लेके गए हैं कि पुलिस को लगे कि ये चोरी का मामला है।
इनकी होगी आपस में कोई रंजिश, लेकिन जब इलाका से कंफर्म करते हैं रंजिश वगैरह कोई नहीं होती, प्योरली ये दोनों चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं कि रंजिश ना हो और दूसरा मामला चोरी का मामला ना हो। वो जो मकैनिक उसके टायर खोलता है उसको हम शामिल तफ्तीश करते हैं, उसको लेके आते हैं, पूछते अच्छा, हैं। आपको इत्तला कैसे मिलती है कि टाउनशिप में गाड़ी खड़ी है? वो जो मकैनिक होता है जिसने ये टायर खोले होते हैं, अच्छा। वो जब आफ्टर सम आवर बेसिकली वो वहाँ पे कार को लेके आते हैं कि हमने इस्लामाबाद जाना है, मैकेनिक से बारगेनिंग करते हैं तो हमने नए टायर लगवाने हैं, टायर ओपन करते हैं, वो टायर ओपन करके रक्शे पर आके ले जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते। जब वो उसको शक होता है टैक्सी मैकेनिक को, जो मैकेनिक को शक होता है वो 15 पे कॉल करता है, वहाँ पे कंसर्निंग थाना आता है, कंसर्निंग थाना आके जब वो 15 को कॉल का रिकॉर्ड आता है फिर हमारे पास मालूमात आती है, हम वहाँ पे जाते हैं, कार का PFSA करवाते हैं और वहाँ पे जो ज़रूरी कार्रवाई है वो करवाते हैं। उसके बाद हम इस तफ्तीश को लेके जाते हैं 2 से 3 साइड्स पे। एक साइड हमारे पास कसूर की आ जाती है जिस पे ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं, दूसरी साइड हमारे पास आ जाती है कि वो टायर लेके जाते हैं रक्शे में, तो जो रक्शे में टायर लेके जाते हैं। जब अब मैकेनिक 15 पे कॉल करता है जी, आप मुतलका पुलिस जाती है, फिर आप जाते हैं, तो क्या मैकेनिक को भी आपने शामिल तफ्तीश किया? जी बिल्कुल किया। अच्छा, वही सारी हमें हकाइक बताता है कि हमारे पास आते हैं और ये बात करते हैं कि हमने इस्लामाबाद जाना है तो ये टायर नवे डलवाने हैं, तो ये टायर उतारते हैं, तो कहता है कि वो टायर उतरवा के रक्शे में रखते हैं और हमारे से कहते हैं कि हम टायर लेके आ रहे हैं, वो जाते हैं वापस नहीं आते। तो मैंने खुद अपने तौर पे 15 पे कॉल की है तो पुलिस आई है, तो ये सारा मामला है। तो वो बज़ाहिर इसमें मुकम्मल तफ्तीश के बाद वो इनोसेंट होता है, उसको कोई किरदार नहीं होता। हमारी जो डायरेक्शंस है वो 2-3 आ जाती हैं, कसूर आ जाता है, एक वो रक्षा आ जाता है, जिस रक्शे में वो टायर जाते हैं हम रक्शे का जो फुटवर्क शुरू कर देते हैं, जो लोकल कैमराज हैं, CCTV कैमराज हैं, उसके डायरेक्शंस को हम कंफर्म करते करते ठोकर के पास चले जाते हैं। लेकिन मीनवाइल हमें टैक्सी स्टैंड से इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये जो फैमिली है इन्होंने सेम वारदात करने की कोशिश की थी इलाका थाना शादमान में भी। शादमान में। अच्छा जी। वो शादमान के थाने में जब रब्ता करते हैं तो वहाँ पे इससे रिलेटेड FIR कोई नहीं होती। अलबत्ता मज़ीद इंफॉर्मेशन सीकिंग पे आइडिया हो कि वो जो टैक्सी ड्राइवर है उसकी मालूमात मिल जाती है जिसके साथ ये इंसिडेंट करने की कोशिश की थी। उसके साथ चूँकि इंसिडेंट हुआ नहीं था, उसने उसको रिपोर्ट नहीं करवाया। उसको जब लेके आते हैं वो बताते हैं कि जी मेरी टैक्सी बुक करवाते हैं, सारा दिन मुझे घुमाते हैं, सारा दिन घुमा के ये मुझे सर्विसेज हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहाँ पे मुझे शक होता है कि ये मेरे साथ उल्टा सीधा करने लगे हैं। इनको मैं बहाने से बाहर निकालता हूँ कि बाहर आइएगा, मैंने को कार को चेक करना है, इसके टायर्स वगैरह चेक करने हैं। जब ये बाहर आते हैं तो मैं कार को भगा के ले जाता हूँ, तो वहाँ पे ये 1-2 हवाई फायर भी करते हैं। तो जब वो हमारे पास आ जाता है उससे हम दरियाफ़त करते हैं कि आपका कोई टेलीफोनिक रब्ता हुआ इसके साथ, तो वो कहता है कि एक जगह पे लेके गए हैं दरून लाहौर में। टैक्सी को मैं आगे ले जाता हूँ उसको सिक्योर प्लेस पे लगाने के लिए, जब बाहर आते हैं मेरे से टेलीफोनिक रब्ता करते हैं। अब ये हमारे लिए एक बहुत मेन क्लू होता है कि उसका टेलीफोनिक रब्ता। अच्छा, इस दौरान कुछ स्केचेस वगैरह भी आपने बनवाए? बिल्कुल। वो क्या था, वो ज़रा बताएं आप। स्केचेस बेसिकली इसमें था कि जो टैक्सी स्टैंड पे 2-3 ड्राइवर थे उनको हम लेके गए थे स्केच बनवाने के लिए। इसमें जो बेसिकली तो मकतूल था जिसने एक्यूरेट आइडेंटिफाई करना था, लेकिन वो मौके पे था नहीं। जो टैक्सी ड्राइवर टैक्सी स्टैंड पे अदर ड्राइवर थे उनका अपने काम में इंटरेस्ट होता है, तो स्केचेस बनवाए थे लेकिन वो ज़्यादा यूज़फुल साबित नहीं हुए। और वो जो मैकेनिक ने स्केचेस में आपकी मदद की? जी, वो मैकेनिक ने भी स्केच बनवाया था, वो इतना सिमिलर वो भी नहीं हुआ। अलबत्ता वो हेयर स्टाइल वगैरह उसने काफ़ी हद तक उसने बताया था कि वो इस तरह का था, लेकिन रात का टाइम था, मैकेनिक भी बेसिकली इस तरह की इनकी ऑब्जर्वेशन नहीं होती, उसको लेके गए हैं, 2 टाइम्स लेके गए हैं। तो वो जो स्केचेस थे वो बनाए हुए थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा कारआमद थे। अच्छा, इस दौरान अब तफ्तीश आपकी आगे रुक गई टेलीफोन नंबर्स पे। जी, उन नंबर्स को कैसे तलाश किया आपने? उसका अब होता है कि वो बताता है कि जी मेरे साथ ये इंसिडेंट 14 से 15 दिन पहले हुआ है। वो कहता है जब इंसिडेंट होता है तो मैं फ़लाने बंदे को कॉल करता हूँ तो ये गेम हुई है। हम उसकी CDR लेते हैं, वो टाइम चेक करते हैं, उस टाइम में उस बंदे के साथ रब्ता हुआ होता है, फिर हम वो 3-4 घंटे जो होते हैं उसके मुकम्मल 3-4 घंटे पे वर्किंग करते हैं। ड्राइवर के बकौल उसे इनकमिंग कॉल आती है, इनकमिंग कॉल टोटल 5 निकलती हैं उन 3 से 4 घंटों में। वो 5 कॉल पे वर्किंग करके एवेलुएट करते हैं, तो उनमें से एक नंबर इनका ही होता है जिन्होंने इस तरह की हरकत की होती है, वारदात की होती है। फिर हमारे पास एक तो था क्लू आ रहा था कि हम ठोकर के करीब जा रहे थे वाया रक्षा की ट्रैकिंग से, और दूसरा मोबाइल फ़ोन आता है, तो मोबाइल फ़ोन की लोकेशन भी उसी साइड पे आ रही होती है जिस साइड पे रक्षा की लोकेशन जा रही थी। तो उसके बाद फिर हम अपने जो लोकेटर्स वगैरह साथ लेते हैं और जाते हैं वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने इस तरह का काम किया था उनको जी हम सफा हरकत की थी, उनको हम वहाँ से फिज़िकली अरेस्ट करते हैं, वहाँ से लेके आते हैं। अब इसमें मसला ये आता है कि इसमें जो मुल्ज़मान होते हैं वो नामालूम होते हैं। अब जस्टिस का सिस्टम होता है कि जब मुल्ज़मान नामालूम है तो उनकी आप आइडेंटिफिकेशन अपडेट करवाएं।
तो फॉर द सेक ऑफ पर्पस और यू कैन से फॉर द प्योर इंटेंशन टू द पनिशमेंट टू द एक्यूज पर्सन, हम उन्हें आइडेंटिफिकेशन प्लेट के लिए बंद करते हैं। उनकी एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन होती है, उनके बाद हम उनको शनाख्त के बाद वापस लेके आते हैं। यहाँ पे उनका फ़िज़िकली रिमांड लिया जाता है और फिज़िकली रिमांड के दौरान वो सारी जो चीज़ें हैं उनको एडमिट भी करते हैं, और साथ में जो उन्होंने टायर वगैरह भी उनके फ्लैट में थे, टायर भी उनके रिकवर हो जाते हैं। अच्छा, ये वारदात करने वाले जो हैं मर्द और ख़ातून हैं, क्या ये मियाँ बीवी हैं? जी, ये बेसिकली मियाँ बीवी तो नहीं है, लेकिन ये लिविंग रिलेशन में थे। अच्छा। एक दूसरे के साथ पिछले तकरीबन 1 साल से। इसमें जो वाइफ है उसकी अपने हस्बैंड से डिवोर्स हो चुकी थी, उनकी एक बच्ची उनके हस्बैंड के पास थी और दूसरी बच्ची इसके पास थी। अच्छा, मुल्ज़मान के नाम क्या हैं इन दोनों के? इसमें जो मेल होता है उसका नाम मोहम्मद आदिल होता है, उसकी कुछ 30 से 32 साल उम्र होती है, और जिसमें फ़ीमेल होती है उसका नाम ताहिरा बीबी होता है। अच्छा, इसमें एक बच्ची का भी किरदार है, वो क्या है? बच्ची बेसिकली बहुत टीन एज में होती है, उसकी 5 से 6 साल उम्र होती है, और बच्ची का किरदार इतना है कि नॉर्मली जब टैक्सी स्टैंड पे हम लेके जाए ना टैक्सी, तो उनकी बाकायदा क्वाइफ लिए जाते हैं, CNAC वगैरह लिया जाता है, उसकी मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ ड्राइवर जाता है। लेकिन जब फैमिली होती है तो हमारा पाकिस्तान का कल्चर इस तरह का है कि हम नॉर्मली जो भी बंदा उसको वेरीफाई नहीं कर रहा होता कि फैमिली के साथ बंदा मूव कर रहा है। उस बच्ची की वजह से वो जो मकतूल हैं टैक्सी दूसरे ड्राइवर से, उन्होंने उसको एज अ फैमिली ही ट्रीट किया है। लेकिन उसकी 4-5 साल उम्र होती है, और उसको फिर उसके जो फादर होते हैं उसके हैंड ओवर कर दिया जाता है, उसको बुलाया जाता है, उसको उसकी बहन के पास, उसके अच्छा आतिफ, के पास। ये जो आपने पकड़े मर्द और ख़ातून को पकड़ा है, जिसमें ताहिरा और मोहम्मद आदिल हैं, क्या ये सबका रिकॉर्ड याफ्ता है? इन्होंने पहले भी कोई वारदातें की हैं इन 2 वारदातों के अलावा? नहीं जी, इनका सबका रिकॉर्ड तो नहीं होता, लेकिन जब तफ्तीश करते हैं तो उनकी 3 से 4 इनके चोरी के केसेस सामने आते हैं, जो 2-3 इन्होंने अपने रिलेटिव्स के घर में, अपने घर में किए होते हैं, और एक इन्होंने वो झपट्टा मार के मोबाइल छीना होता है टाउनशिप के एरिया में, लेकिन उसका भी पर्चा नहीं हो पाता, इसीलिए इनका जो सबका रिकॉर्ड है वो नहीं होता। अच्छा आतिफ, क्या समझते हैं दौरान तफ्तीश इन्होंने क्या इंकशाफ किया? जब आपने इनसे इस वारदात के बारे में पूछा तो क्या बताया इन्होंने यही बोला है कि जी उस वक्त हमारा जो प्लान था वो प्योरली ये टायरों की चोरी ही था, इसके अलावा हमारी ना तो कोई ज़ाती रंजिश थी, ना कोई और मामला था। तो इन्होंने जी उसको टायरों की चोरी के लिए ये अपना जो सफाक मनसूबा उसको इस हद तक लेके चले गए हैं कि एक बिल्कुल यंग सा टैक्सी ड्राइवर था। टायर चोरी के लिए, टायर छीनने के लिए एक जवान आदमी को, 35 साल के शख्स को कत्ल कर दिया। क्या आप समझते हैं कि ये मुहरकात ठीक हैं? मेरी तफ्तीश के मुताबिक यही चीज़ है कि इन्होंने टायरों के लिए किया है, लेकिन ये था कि इन्होंने एक छोटे से पर्पस के लिए इतना बड़ा कारनामा कर दिया है कि उसके जो मकतूल हैं छोटे छोटे बच्चे थे, उसको इन लोगों ने, अब इनके लिए अच्छे अल्फाज तो नहीं बोलूँगा, इन्होंने वो उसके जो बच्चे हैं उनको यतीम कर दिया है, और ऐसा दर्दनाक मामला किया है कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये मुल्ज़मान का ताल्लुक क्या लाहौर से कि अदर किसी दूसरे शहर से? ये बेसिकली रहते लाहौर में ही हैं। जो लड़की है उसकी शादी लाहौर में हुई थी, शालीमार वाली साइड पे, लेकिन पीछे से वो जनूबी पंजाब वाली साइड से थी, और जो मुलज़म है वो भी रहता लाहौर में ही है, लेकिन बेसिकली उसकी जो वाइफ है या उन्होंने जो घर लिया हुआ था वो हाफजाबाद में लिया हुआ था। लेकिन तफ्तीश मुकम्मल हो गई आपकी? जी मुकम्मल है। इसमें फिर हमने तफ्तीश को मुल्ज़मान को सज़ा देने के लिए हम पिस्टल भी रिकवर करते हैं, उसके साथ उनसे वो टायर वगैरह भी रिकवर करते हैं, जो मकतूल का उसका परस भी रिकवर करते हैं। फिर हमने वो DNA स्वैब लिए होते हैं ऑलरेडी, जब PFS से आती है मौके पे वो DNA स्वैब्स की क्रॉस मैचिंग होती है उनकी। ये सारी चीज़ें, सारे टेक्निकल एविडेंस उनके अगेंस्ट जाते हैं। वो सारे टेक्निकल एविडेंस आइडेंटिफिकेशन प्लेट के बाद उनको जुडिशल में किया जाता है, तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पे उनकी जो करी से करी सज़ा है वो मुमकिन होगी। बात सुनिए आपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुलशन रावी मोहम्मद आतिफ की। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जिन्होंने महज गाड़ी के 4 टायरों की खातर एक हंसते बसते घर को उजाड़ दिया। एक शख्स, एक टैक्सी ड्राइवर को मौत की वादियों में धकेल दिया। मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो चुके हैं, तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। तफ्तीश में कोई सुकम नहीं है, मुल्ज़मान को उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। आपने बातें सुनी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुलशन रावी मोहम्मद आतिफ की। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने अंधे कत्ल की इस वारदात को ट्रेस किया और कैसे मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया।
यहाँ से हम चलते हैं मकतूल मुदस्सर के घर, जहाँ हम उनके वर्सा से गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे इस अफसोसनाक वाक़या के बारे में। वो क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? महज गाड़ी के 4 टायर, मामूली कीमत के 4 टायर, 3 मासूम बच्चों को यतीम कर गए। जुल्म, बर्बरियत, सफाकियत की इंतहा। घर से निकला 3 मासूम बच्चों का बाप से मिलकर, बच्चों को प्यार करके, घर वालों का हाल अहवाल पूछकर, उनका पेट पालने के लिए, मजदूरी के लिए। लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो दोबारा घर वापस नहीं आएगा। मेरे साथ मौजूद हैं मकतूल मुदस्सर के वालिद साहब, जिन्होंने जवान बेटे का दुख उठाया। आंखें आज भी नम हैं। बेटे की याद रोज़े अव्वल की तरह ताज़ा है। यूँ तो इस वाक़े को कई माह गुजर गए, लेकिन महसूस ऐसे होता है कि जैसे अभी ये कल का वाक़या है। इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं ये क्या कहते हैं। बड़ा गम है, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। औलाद का गम सारी ज़िंदगी इंसान नहीं भूल पाता। बेटे को हाथों में खिलाया, जवान किया, उसको आपने आपके बुढ़ापे का सहारा था, लेकिन चंद पैसों की खातिर दरिंदों ने उसे मौत की वादी में धकेल दिया। क्या कहते हैं आप इस पे? बस साढ़े तो इंसाफ किया जाए, उनको कतल किया जाए, उन्होंने जिस तरह उन्होंने किया उस तरह वो नाल होए। हाँ जी, तो हमारे तो बेटा वापस नहीं आ सकता। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बेटे हैं। 5 बेटे। मुदस्सर सबसे बड़ा था? नहीं, इससे बड़ा था। इनसे बड़ा था। कितने नंबर पे था वो? चौथे नंबर। चौथे नंबर पे था। तो 3 बच्चे उसके छोटे छोटे बच्चे ने। दोवें मियाँ बीवी पढ़े लिखे रहे, भी काम किया इन्हें मियाँ ने भी। सऊदी अरब रह के आया उत्थे, उतों बस कोरोना है जो तो वापस आ गया। अच्छा, जिस दिन ये 7 साल तो गड्डी चला रहा है, कोई नवा नहीं सी हैगा। बड़ा वो टैलेंट है वो मुड़े का, जितने सारे ना टैलेंट जी होता। हाँ जी, इतना अच्छा। अच्छा, जिस दिन ये वाकया पेश आया, जिस दिन बेटा घर से निकला था, क्या कह के निकला था आपसे? बस वो बच्चे को बुला लिया, भाई एक बच्चे ने साथ लेके आया, कहता मैं कसूर जा रहा, मैं उन्होंने मना किया, मैं तेन बड़ी दफा मना किया रात की सवारी ना लैके जाएगा। तो वाकई रात की मर्द नहीं खड़ता होंगे, फैमिली कोई होनी तो वो लै जानी। वो फैमिली वेख के वो फैमिली वेख के लैके गया कि मियाँ बीबी ने चलो कोई गल नहीं, लेकिन उस ये तो नहीं ना पता कि इन्हें कोई असला है। वो जी औरत नाल वो बुरके दे विच असला रखती। हाँ जी, तो कार्रवाई पाते हैं इस तरह। पुलिस ने आपके मुलजम को पकड़िया। क्या मुतालबा करते हैं अरबाब इख्तियार से, वक्त के हुक्मरानों से? बाबे इख्तियार से दसी है जिस तरह वो होया इधर ना भी होना चाहिए। इन्होंने दोनों नाल ही, एक नाल ही, दोनों ही ने, मर्द भी तो औरत दोनों ही। बेटा लाडला, बेटे होते तो वैसे लाडले, लेकिन कुछ सबसे लाडला था। शरारतें आपके साथ करता था? बिल्कुल। अजब बेरबत से अल्फाज में मैं एक बाप से उसके बेटे की जुदाई के बारे में पूछ रहा हूँ, और बाप भी नम आँखों के साथ, आंसुओं की झड़ी के साथ अपने बेटे के बारे में बता रहा है। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। सिर्फ एक मुतालबा है, इनकी दुनिया को उजाड़ने वाले को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, कोई रियायत ना बरती जाए माशरे के इन नासूरों के साथ, जिन्होंने महज गाड़ी के 4 टायर, और उनसे कितने के बिक जाने थे? 10,000, 20,000, 50,000। 3 मासूम बच्चों को यतीम कर दिया। मकतूल मुदस्सर के वालिद की गुफ्तगू तो आपने सुनी। भाई की जानिब चलते हैं। भाई जो बाजू होते हैं एक दूसरे का, उनसे पूछते हैं उनके भाई के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदनान। अदनान,
अदनान आपसे बड़े थे मुदस्सर? जी, मुझसे 2-2.5 साल बड़े थे। 2-2.5 साल बड़े थे। दोस्ती वाला रिलेशन? दोस्ती वाला। क्या था उस दिन, क्या हुआ, कुछ ज़रा बताएं, अपने भाई के बारे में बताएं। 9 तारीख को रात को आए हैं ये 8:15 बजे स्टैंड पे, 7 इसके औरत और 7 में बच्ची, मतलब फैमिली का रूप में ये आए थे। तो मैं वहीं पे था, मैं भी गाड़ी चलाता था भाई के साथ अव्वल टाइम, वैसे मैं काम भी दूसरा भी करता हूँ। तो ये आके इसने पहले गाड़ियाँ सिलेक्ट की हैं कि कौन सी गाड़ी अच्छी है। हमारे में ज़हन में यही था कि पता नहीं इन्होंने शादी के फंक्शन के लिए गाड़ी करानी है और ये गाड़ी देख रहा चारों तरफ कि गाड़ी की कंडीशन क्या है। अब हमें नहीं पता कि इसके दिल में क्या था। भाई ये बाइक को लेके चला गया और उधर जाके इन्होंने ये अपना काम कर दिया। मुदस्सिर आपसे बड़े थे? जी जी। तो आपका और उनका क्या, कैसे ताल्लुक़ था? क्या हमारा तो दोस्तों वाला था, हम लड़ते भी थे, प्यार में भी बहुत था, झगड़ते भी थे, मतलब दोस्तों जैसा था हमारा माहौल। भाई की जुदाई का एक ज़ख्म है जो हाँ सारी ज़िंदगी नहीं पड़ेगा। नहीं। तो दुख सुख की बातें भी करते होंगे आप अपने भाई के साथ? जी जी करते हैं। दुख तो भाईजान बहुत हमें, और ये सारी ज़िंदगी रहना। दुख जब हम घर जाते हैं उनके बच्चों को देखते हैं फिर ज़्यादा रोना आता हमें कि क्या एक इंसान रोज़ी कमाने के लिए गया है। तो आपके भाई सारी ज़िंदगी बाहर फॉरेन कंट्री में रहे हैं? पहले हाँ जी सऊदी अरब में रहे हैं, उधर भी यही काम करते थे, गाड़ी चलाते थे। अच्छा। फिर जब ये लॉकडाउन लगा था, हालात उधर ख़राब हो गए थे, स्कूल बंद हो गए थे, तो फिर ये पाकिस्तान आ गए। फिर पाकिस्तान आके इन्होंने ऊबर चलाई है तकरीबन 2-2.5 साल। फिर ऊबर के बाद फिर ये गुलशरा स्टैंड है, यहाँ पर शुरू हो गए थे काम करना, और काफ़ी 4-5 साल से काम कर रहे थे इधर। तो क्या मुतालबा करते हैं आप? हम मुतालबा यही करते हैं कि देखें एक इंसान गया रोज़ी कमाने, ना उसकी कोई दुश्मनी है इनसे, ना कोई लेना देना है, और इनको जैसे इसने उधर उसको मार के फेंका है दरिंदगी की तरह, और वैसे ही इसके साथ हो, फिर जाके हम वो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इंसाफ मिलेगा। पुलिस ने आपके मुल्ज़मान को पकड़ लिया है? जी जी। तफ्तीश मुकम्मल हो गई है, क्या आप पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन हैं? जी हाँ, हम मुतमिन हैं। पुलिस ने हमारे साथ हर तरह का तावन किया। ये आतिफ साहब है, इन्होंने जिस दिन हमें ये इत्तला मिली है उससे अगले दिन उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी मतलब मुजरम तक। क्या मुतालबा करते हैं? मुतालबा सर यही है कि बस इसको सख्त से सख्त सज़ा हो इस लड़के को और उस औरत को, क्योंकि ये एक गैंग है कि इनको इस दुनिया से ख़त्म कर दे ताकि कल को ये किसी और को नुकसान ना पहुँचाए। हमारा मुतालबा ये है। कोई इमदाद नहीं चाहिए? किसी किस्म की नहीं, कोई मदद नहीं चाहिए, एक ही मुतालबा है, इंसाफ चाहिए। क्योंकि आज हमारा घर इन्होंने ख़राब किया, कल किसी को और का करेंगे। ऐसे इंसान को दुनिया से उठा लेना चाहिए। जिस तरह इन जालमों ने मकतूल मुदस्सर को मौत की वादियों में उतारा है, इन्हें भी इसी तरह कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दी जाए, ये कहना है मकतूल मुदस्सर के भाई का। अब हम आगे हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन डिवीज़न के ऑफिस में, जहां हम उनसे मुदस्सर कत्ल केस की तफ्तीश और इसके पीछे छुपे मुहरकात के बारे में गुफ्तगू करेंगे। आइए हमारे साथ। गुलशन रावी में टैक्सी ड्राइवर मुदस्सर का अगवा, फिर उसके बाद उसका कत्ल, टोटल ब्लाइंड है ये तमाम की तमाम वारदात। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की तो ये अंधी वारदात, फिर इसको आंखें मिल गईं, आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें वाज़ेह हो गईं, मुहरकात सामने आ गए। महज 4 टायर कत्ल का सबब बने। कातल अपने तय वारदात करके रुपोश हो गए कि वो कभी नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन खून नाहक है, बोलता है। इस वाक़े में भी ऐसा ही हुआ। मुदस्सर का खून बोला, मुल्ज़मान पकड़े गए। कहते हैं कि जुर्म करने वाला कितना ही होशियार क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा निशान ज़रूर छोड़ता है, और इस निशान पे चल के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस तक पहुंच गए और उन्होंने उसे पकड़ लिया। इस वारदात के बारे में हम बात करेंगे एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन डिवीज़न मुगीज़ अहमद हाशमी से। मुगीज़, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। किस तरह इस अंधी वारदात को आपने आंखें दी, कैसे मुल्ज़मान तक पहुँचे? काफ़ी एक चैलेंजिंग केस था जब ये रिपोर्ट हुआ,
इनिशियली ये एक अगवा का केस था, तो अगवा का केस भी हमारे लिए काफ़ी परेशान कौन होता है, उसमें ग्रेविटी उसकी होती है और हमें खदशा यही होता है कि इंसानी जान जो है वो किसी बड़े नुकसान का शिकार ना हो जाए। जब हमने अगवा की तफ्तीश स्टार्ट की तो रवायती तरीक़ों से ही हमने उसको चेक करना शुरू किया, मुख्तलिफ़ पहलुओं से हमने इसको चेक किया। परेशानी हमारी उस वक्त बढ़ गई जब हमें एक और 15 कॉल दूसरी डिवीज़न से मौसूल हुई, जहाँ पे मगवी के इस्तेमाल ज़ेर इस्तेमाल जो गाड़ी थी वो रिपोर्ट हुई हमें एक वर्कशॉप के बाहर खड़ी हुई। फौरी तौर पे मैं इंचार्ज और दीगर टीम्स हमारी वहाँ पे पहुँची, तो गाड़ी में शीशे टूटे हुए थे और गाड़ी में काफ़ी खून था, जिससे हमें अंदाज़ा हो गया था कि शायद कोई नुकसान इसमें हो चुका है। दो कि हम बड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे थे, लेकिन जो है वारदात हमें महसूस हुआ कि वो हो चुकी है। लेकिन हमारे पास अभी तक मगवी के कोई सुराग नहीं था, उसको ले जाने वाले कौन लोग थे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। मल्टीपल टीम्स हमने कॉन्स्टिट्यूट की, जो मुतय्यब फैमिली थी, भाई था मगवी का, वो हमारे साथ बहुत ताउन करते रहे, हमें उनकी सपोर्ट हासिल रही, उनसे हम सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहे। हमारी टीम्स ने सेफ सिटी का रुख किया, वहाँ से शहर के दाखिली खारजी रास्तों पे जो लगे कैमराज़ हैं उनका एनालिसिस हमने स्टार्ट कर दिया फौरी तौर पे। साथ हमने जो उसके ज़ेर इस्तेमाल फ़ोन था मगवी के, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी शुरू की। हमें ये लीड मिली कि गाड़ी लाहौर से बाहर मूव करके गई है कसूर की तरफ। जब हमने अपनी टीम्स के ज़रिए उसका एनालिसिस किया तो वो एक रूटीन का जो टाइम होता है वही मूवमेंट का टाइम था। यानी आपने तमाम रिकॉर्ड जो था उसको कंपाइल किया, इकट्ठा किया, कोई पहलू नहीं छोड़ा आपने। तफ्तीश कसूर तक चली गई, फिर उसके आगे से कसूर तक जब तफ्तीश हमारी चली गई उसके बाद हमने वहाँ की अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ की डिटेल लेने की कोशिश की और हमें वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी रिसीव हुई उन्हें, जिस पे उन्होंने अपनी एक कत्ल का पर्चा भी दर्ज कर लिया था नामालूम मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़। जब वो हमारे केस का ही मगवी निकला तो हमने उस पर्चे के इखराज की उनसे दरख्वास्त की और हमारे पास जो तफ्तीश थी उसी में हमने 302 का सेक्शन 365 में अब आपने 302 को इजाद कर दी। अच्छा सर, ये उसका पहला हिस्सा था जो हम मगवी की तलाश तक जो हमने कंप्लीट किया। दूसरा था मुल्ज़िमान तक पहुंचने का। मुल्ज़िमान के बारे में हमें लीड्स दो जगहों से मिलना शुरू हुई। एक जहां पे टैक्सी स्टैंड से उन्होंने टैक्सी बुक करवाई, वहां पे जो साथी टैक्सी ड्राइवर थे उन्होंने हमारी मदद की और हुलिये वगैरह उन्होंने हमें फ़राहम किए। हमें इतना पता चला कि वो एक मर्द एक औरत साथ एक छोटी बच्ची थी उनके। दूसरा हमें पॉइंट लीड का वहाँ से मिला जहाँ पे गाड़ी खड़ी करके ये गाड़ी के टायर उतरवा के रिक्शे में सवार होकर चले गए। रिक्शे को हमने फॉरवर्ड ट्रैक बैक ट्रैक करना शुरू किया। दूसरा हमने इस पॉइंट पे जहाँ से इन्होंने टैक्सी बुक करवाई उसको फॉरवर्ड और बैक ट्रैक करना शुरू किया लोकल कैमरास की मदद से और सेफ सिटी की कैमरास की मदद से। प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस हमने इस्तेमाल की, जो मुश्तबा अफराद थे उनके खाका जात हमने तैयार करवाए आई विटनेसेस जो थे उनकी मदद से। फाइनली हमें जो है वो लीड मिली और हम कामयाब हुए। अच्छा मुखिस, ये सारी तफ्तीश कितने अरसे पर मुहित है? कितने दिनों आपने काम किया और मुल्ज़िमान को पकड़ा? जो हमने सबसे ज़्यादा काम मैं कहूँ तो वो पहले इब्तदाई 24 से 48 घंटों में हमने काफ़ी काम किया, जिसमें हमें आइडेंटिटी जो है वो अवेलेबल हो गई थी मुल्ज़िमान की, उनके चेहरे, उनका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ये सारी डिटेल हमने उससे ले ली थी। फाइनल अरेस्ट करने में हमें उसके बाद 3 से 4 दिन मज़ीद लगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी टीम ने बड़ा प्रोफेशनल काम करके ऐसे ब्लाइंड केस को और इतनी संगीन केस को वर्कआउट कर लिया, तो मेरा ख्याल है वो तमाम टीम ही कामयाबी और शाबाश की मुस्तहिक है। अच्छा मुखिस, आप एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, महज 4 टायरों की खतर कत्ल, क्या समझते हैं कि ये मुहरकात यही थे तफ्तीश में? देखिए, इनको जब इंटेरोगेट किया मुल्ज़िमान ने तो उन्होंने दीगर वारदातों का भी इंकशाफ किया। ये उनकी पहली वारदात नहीं थी, इससे पहले एक और वारदात भी उन्होंने की थी जिसमें फॉर्चुनेटली नुकसान से महफूज रहा शख्स। इन्होंने फायर किया लेकिन वो महफूज रहा। इनकी जो साइकोलॉजी थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। गाड़ी पूरी इनके पास मौजूद थी लेकिन ये मुल्ज़िमान गाड़ी ले जाने के बजाय अपने उसी रवायती तरीके पे ही कायम रहे और इन्होंने सिर्फ गाड़ी के जो टायर हैं वो उतारे। इनकी जो प्रोफाइल अगर आप देखें क्रिमिनल्स का तो वो थोड़ी डिस्टर्ब फैमिली के दोनों हैं। दोनों मुल्ज़िमान ही आपस में दिलचस्पी रखते थे, शादी के ख्वाहिशमंद भी थे। कोई कानूनी तो इनका रिलेशनशिप उस तरह से नहीं था, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ दिलचस्पी रखते थे और दोनों में मैं कहूँ कि ये क्रिमिनल एलिमेंट टेंडेंसीज़ मौजूद थी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लालच है जो इंसान को क्राइम की तरफ ले जाता है। वो पहलू भी इनमें काफ़ी नुमाया नज़र आया। मुखिस, पहले वारदात होती थी तो पता चलता था उसके पीछे कोई बड़ा रीज़न है, कोई बड़ी रकम है, कोई तलाई जेवरात, कोई ऐसी चीज़।
ये छोटी छोटी चीज़ों की खातर इंसान को मौत की वादियों में उतार देना किस जानिब क्या है, ये क्या समझते हैं आप बहैसियत पुलिस ऑफिसर? बिल्कुल ये चीज़ें, एक तो हम इसमें ये भी फैक्टर रखें कि क्राइम जो है वो आइसोलेशन में नहीं होता। क्राइम और क्रिमिनल सोसाइटी का हिस्सा है और ये सारा उसी मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो उसको शेप कर रहे होते हैं, क्रिमिनल बिहेवियर को शेप कर रहे होते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट इसमें फैक्टर आ जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा एडिक्शन जो है, मंशियात की लानत, उसका शिकार अफराद जो हैं, तो इस वजह से क्राइम की डायनामिक्स भी चेंज हो रहे हैं। प्लस रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म इसका जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ है, वो इजी रिपोर्ट होता है। क्राइम पहले भी इस तरह से होते थे, अब ज़रा वो बेहतर तरीके से रिपोर्ट हो जाते हैं, बेहतर तरीके से आर्टिकुलेट होते हैं, तो ये भी हमें महसूस होता है। लेकिन ये फैक्टर बिल्कुल मौजूद है और ये चीज़ ये रिफ्लेक्ट करती है कि ह्यूमन साइकी से बिल्कुल डिफरेंट है क्रिमिनल साइकी। ह्यूमन साइकी के लिए शायद ये अमाउंट किसी की जान लेने का कोई जवाज़ नहीं है, लेकिन जो क्रिमिनल माइंड है वो बिल्कुल डिफरेंटली ऑपरेट कर रहा होता है। तो उसके लिए सिर्फ उसका वो बेशक छोटी अमाउंट हो, उसका गोल सिर्फ उतना ही होता है और यही वजह है कि हमें बहुत मुहतात रहना चाहिए। क्राइम जो है वो ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास अमाउंट बड़ी है तो ही आप वल्नरेबल हैं। क्रिमिनल साइकी को देखते हुए आप किसी भी वजह से टारगेट हो सकते हैं, आप अगर अपने मामलात में वो प्रिकॉशन, वो सेफ्टी अगर नहीं आप ले रहे। अगर हम इस वारदात को देखें और इसके पीछे जो छुपे मुहरकात हैं उसको देखें तो क्या ये कहना बेजा ना होगा कि मुआशरती बेहिसी अरूज पर है? इस तरह के केसेस जब हम देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये केसेस को अंडरस्टैंड करने वाला या उसकी तह तक पहुंचने वाला शख्स किसी और नतीजा पे पहुंच नहीं सकता। तो आपकी ये ऑब्जर्वेशन जो है क्रिमिनल्स और इस तरह के ऑफेंसेस की हद तक जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। कैसे ऐसे वाक़यात से बचा जा सकता है? इसमें आप इस तरह के वाक़यात पे आप रिस्क पे तो हैं, जब आप ऑपरेट कर रहे हैं, आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें आप ये है कि आप अपने मामलात में ट्रांसपेरेंसी रखें। हमारी पहले भी जिस तरह डिस्कशन हो रही थी कि आपकी मूवमेंट है, आप लेके जा रहे हैं तो आप ट्रस्ट कर लें, थोड़ा सा आप कवायफ नोट कर लें। आपके साथी जो पैसेंजर्स हैं, किसी को किराएदार पे आप अगर गाड़ी दे रहे हैं या आप कोई सवारी बिठा रहे हैं या आप किसी को घर या बिल्डिंग किराए पे दे रहे हैं, तो आप जो है वो थाने पे ज़रूर उसकी, हमारी जिस तरह के SOPs भी हैं कि उसका इंदराज करवा लें, उसकी वेरिफिकेशन करवा लें। अनजान रास्तों पे आपको लेके जा रहे हैं या आपको कोई ऐसी चीज़ महसूस हो रही है तो आप तरीके से उसको फौरी रिपोर्ट करें, 15 कॉल करें। किसी वीरान जगह पे ना लेके जाएं, आप पैसेंजर्स को लेके अगर जा रहे हैं, और आप कोशिश करें कि आप वो रास्ते लें जो रशी हैं, और अगर आपको कोई चीज़ भी मशकूक गुज़रती है तो फौरी तौर पे आप उस सिचुएशन से निकलने के लिए अपने इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं उन तक ज़रूर ये बात पहुंचाएं कि आप किसी मुश्किल में हैं, ताकि आप अगर रिपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं हैं तो कोई और शख्स कोई मशकूक चीज़ समझते हुए पुलिस को रिपोर्ट कर दे। बातें सुनी आपने SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन डिवीज़न मुगीथ अहमद हाशमी की। उनका कहना है कि अपनी जान की हिफाजत करें। ऐसे वाक़यात से बचने के लिए ज़रूरी है कि कानून की जानिब से, पुलिस की जानिब से जो हदें मुकर्रर की गई हैं उन हदों को क्रॉस ना करें। गैर मुतल्लका अफराद के थाने में अंदराज कराएं और ऐसा कोई भी शख्स जिसकी हरकत और सकनात मशकूक हों उसके बारे में पुलिस को फौरी इत्तला करें। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान, किस तरह इन्वेस्टिगेशन गुलशन रावी पुलिस ने डकैती कत्ल की इस अंधी वारदात को ना सिर्फ ट्रेस किया बल्कि इसमें मुलविस मुल्ज़मान को गिरफ्तार भी कर लिया। यहाँ प्रोग्राम फर्द जुर्म का वक्त खत्म हुआ जाता है। अगले हफ्ते जुर्म की नई दास्तान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।